नमस्कार, मैं छवि एक बार फिर हाजिर हूं लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को समर्पित ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी, जिसमें हम बातें करते हैं नवीनतम तकनीकों, नवीनतम उपकरणों से जुड़ी और परंपरा को तकनीक से जोड़ने से जुड़ी। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, लेकिन हमेशा की तरह देखेंगे सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। गर्मा मूंग की खेती से होगा दोहरा लाभ, आम की फसल को माल्फ मेंशन रोग से बचाएं और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद स्प्रिंकलर मशीन। किसान भाई बहनों, यदि आप गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में फसल लगाने की सोच रहे हैं तो गर्मा मूंग की खेती आपको दोहरा लाभ दे सकती है। थोड़ी सावधानी बरतकर इसे रोगों से बचाकर जहां आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं इससे मृदा का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बुआई लाभदायक हो सकती है। विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार से। तो ग्रीष्मकालीन फसलों में जो गर्मा मूंग है, जिसमें कई सारी प्रभेद हैं, जैसे कि हम 16 है, उसके बाद में IPM 2-3 है, जो कि काफ़ी अच्छी उपज देने वाली किस्म है। हम इसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों में उसकी बिजाई कर सकते हैं। बैगन में फलों के रंग तथा पौधों के आकार में बहुत विविधता पाई जाती है। मुख्यतः इसका फल बैगनी, सफेद, हरे, गुलाबी एवं धारीदार रंग के होते हैं। आकार में भिन्नता के कारण इसके फल गोल, अंडाकार, लंबे एवं नाशपाती के आकार के होते हैं। स्थान के अनुसार बैगन के रंग एवं आकार का महत्व अलग अलग देखा गया है। बैगन के उन्नत प्रभेदों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। स्वर्ण शक्ति, पैदावार की दृष्टि से उत्तम यह एक संकर किस्म है। फल लंबे, चमकदार, बैंगनी रंग के होते हैं। इस किस्म से 700 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मध्य औसत उपज प्राप्त होती है। स्वर्णमणि, यह किस्म के बैंगन गोल एवं गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। यह भूमि से उत्पन्न जीवाणु मुरझा रोग के लिए सहिष्णु किस्म है। इसकी औसत उपज 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। स्वर्ण श्यामली, भूजनित जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी इस अगेती किस्म के फल बड़े आकार के गोल हरे रंग के होते हैं। फलों के ऊपर सफ़ेद रंग के धारियां होती है। इसकी उपज क्षमता 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। किसान भाई बहनों, यदि आप आम के उत्पादन से जुड़े हैं तो इसकी फसल को उन्नत बनाने और बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए इसे रोगों से जरूर बचाएं, जैसे कि आम में गुम्मा विकार या माल्फ मेंशन भी बीमारी लगती है। इसके उपचार के लिए NAA 200 ppm रसायन की 900 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही आम के बागों में कोयलिया रोग भी लगता है। इसके नियंत्रण के लिए बोरेक्स या कास्टिक सोडा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव फल लगने पर तथा दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक संतोष कुमार से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। स्प्रिंकलर या फुहारा सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई की तरह ही बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इसे बौछारी सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी पौधों के जड़ों में नहीं जाकर वर्षा के फुहारों की तरह गिरता है। यह सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नलियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फिर फुहारों की तरह पानी की बूंदें पौधों पर गिरती है। इससे पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं मुसल्लापुर हाट, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 3500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 5500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार
कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कल। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती के बाद अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में। नमस्कार। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे करके हमारे पशुपालक भाई अच्छा खासा मुनाफा पाते हैं, लेकिन इतनी तपती जलती गर्मी में हमारे पशुपालक भाई जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे उससे निजात पाएं और अपने पशुओं की देखभाल करके वो अच्छा खासा मुनाफा पाएं, दुग्ध उत्पादन में कमी ना हो और जब उनका व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएं। तो आज इसी सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सह प्राध्यापक बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि इतनी जो गर्मी जो चल रही है, जिसमें कि लू भी चल रहा है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है हमारे पशुपालक भाइयों को, तो इस मौसम में अपने पशुओं की देखभाल वो किस तरह से करें? किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है, काफ़ी तापमान बढ़ रहा है हमारे वातावरण का, तो इस समय में पशुओं को, खास करके दुधारू पशुओं को पालने के लिए या उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका उत्पादन सही रहे, कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो उनका आवास और प्रबंधन, दूसरा है उनका पोषण और तीसरा है उनको बीमारियों से बचाना। और इनसे भी महत्वपूर्ण है कि तुरंत गर्मियों के बाद बारिश शुरू होती है और बारिश के मौसम की शुरुआत में ही काफ़ी सारी संक्रामक बीमारियां होती है। उसके विरुद्ध इनमें इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जानी चाहिए, इसीलिए इनका खान पान एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं उनका रख रखाव और प्रबंधन पे। तो पशुओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनको हमेशा छायादार जगह पे, जैसे खुले में अगर रख रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे या कहीं घर के अंदर बांध के रखें। दूसरी बात है कि अगर घर के अंदर बांध के रखते हैं तो हवादार होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं कि एक तरफ से हवा आ रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो ये रखना चाहिए ताकि बंद नहीं रहेगा तो तापमान उस कमरे का सामान्य रहेगा, क्योंकि हवा आते रहने से तापमान गिरता है। बंद रखेंगे तो थोड़ा घुटन भी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी होगी, पशुओं को दिक्कत आएगी, तो इस तरह की बात है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि उनको नहलाना चाहिए। पशुओं को सुबह में बहुत तेज़ धूप में नहीं नहलाना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। तो सुबह में मतलब 10 बजे 9 बजे से पहले धूप जैसे सूर्योदय के बाद मतलब धूप निकल आए उस वक्त उसको नहला दीजिए। नहलाने के बाद में अच्छे से साफ़ कपड़े से पूरे बदन को धो के उनको जो भी है बांध के रख दीजिए। सर, गर्मी के मौसम में पशु जो हैं वो खाना नहीं खाना चाहते, मतलब जिस तरह से उनको आहार दिया जाता है खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं और दुग्ध उत्पादन में भी कमी होती है। तो इस मौसम में उनका आहार प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए? किसान भाइयों, खान पान में कुछ जो बेसिक है, मूलभूत बातें हैं कि ऐसी चारा दाना या कुछ भी दीजिए जिसमें थोड़ा रस हो, मतलब वो थोड़ा मॉइस्चर हो उसके अंदर। सूखा खिलाने से वो उसको थोड़ा हानि करेगा। तो जैसे कि रस वाला या थोड़ा मॉइस्चर कंटेनिंग है, जैसे हरा चारा खूब खिलाइए, जितना हो सके किसी भी तरह का हरा चारा भरपूर मात्रा में दीजिए। बिछाली वगैरह या भूसा देंगे वो भी देना है थोड़ा बहुत,
बट ज़्यादातर हरा चारा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो उनको पोषक तत्व मिलेगा, दूसरा है कि ये फूड से मतलब कि चारे या खाद्य पदार्थ से कुछ जो मॉइस्चर होता है वो शरीर में पूरा करता है, तो पानी की कमी को कम करेगा। हरा चारा देने का कोशिश करिए, पानी भरपूर मात्रा में पिलाइए और दाना वाना इस तरह का दीजिए कि जिससे कि उसको ठंडाई, जैसे शरीर में जो आवश्यकता है जैसे खनिज की, ये सब की, जैसे नमक वगैरह दीजिए। इससे होता है कि एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का काम करता है, वो डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो नमक वगैरह, मिनरल मिक्सचर हो गया, कुछ एंटी स्ट्रेस अगर दे सकते हैं तो एंटी स्ट्रेस जैसे विटामिन्स को दे दीजिए, कुछ मिनरल मिक्सचर भी साथ में ऐड कीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। सर, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? गर्मियों के मौसम में कुछ विशेष रोग होते हैं, जैसे कि खास करके देखिएगा कि दस्त होने का खतरा बहुत रहता है, पैरासाइट्स का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरा है कि मक्खियों द्वारा जो होने वाले जैसे वायरस या बैक्टीरिया का जो ट्रांसमिशन मतलब संचरण होता है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर, या मच्छर या मक्खी बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस मौसम में। ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो उनकी संख्या भी बढ़ती है, उनका और संख्या बढ़ेगी तो जो खून पीने वाला, खून चूसने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो जानवर को नुकसान करते हैं। और इनसे जो होने वाले रोग है, खास करके आप देखेंगे कि जैसे खून में रहने वाला जैसे परजीवी होते हैं, थैलेरिया, बेप्सिया, ट्रिपेनोसोमा, जिसको सर्रा करके हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, इन सब का प्रकोप होने का डर रहता है। तो मक्खी या मच्छर से ऐसे मतलब कि पानी जमा नहीं रहने दे पशुशाला के आसपास, अगल बगल साफ़ सफाई अच्छे से रखें ताकि मच्छर मक्खी की संख्या पशुशाला में जहां आप गायों को रखेंगे वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि रोगजनक जो तत्व है वो नहीं उभरते। दूसरा है कि कुछ वायरल डिजीज़ेज इस मौसम में काफ़ी बढ़ते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरहा बीमारी हो गया, इसका रहता है। आजकल लंपी स्किन डिजीज़ है, तो ये भी जिसको लंपी करके हम लोग बोल रहे हैं, ये तो नया बिल्कुल बीमारी है। तो लंपी स्किन डिजीज़ भी कहीं ना कहीं आपको एक जैसे कीड़े मकोड़ों द्वारा भी उसके वायरस को एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसमिट किया जाता है। तो इन सब का ध्यान जब रखेंगे आप, और डिहाइड्रेशन, सन स्ट्रोक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सन स्ट्रोक, जैसे कि धूप लग जाना, लू लगना जिसको बोलते हैं, इस तरह की बीमारी, ये प्रमुख बीमारियां जिनका होने का खतरा गर्मियों में रहता है। तो आप इनका अकॉर्डिंगली अगर टीकाकरण कराना है तो करवा सकते हैं। सर, गर्मी के मौसम में जैसे कि इंसानों के लिए है कि अगर लू लग जाए तो तुरंत आम का घोल उनको बना करके दे दिया जाता है, लेकिन पशुओं को अगर लू लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पशुओं में भी लगभग उसी तरह का उपचार है, क्योंकि ये जो भी लू लगना होता है ना, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर के चलते शारीरिक रूप से या आंतरिक अंगों को जो होता है ना, उनको नुकसान करता है, या उनके मेटाबॉलिज्म या फंक्शन को बोलेंगे, उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो इससे होता है जैसे उनका पाचन तंत्र में असर करेगा, कुछ लीवर वगैरह में भी थोड़ा सी परेशानी आ जाती है, जगह जगह सूजन हो जाता है, और ख़ास करके जीआई ट्रैक्ट मतलब जो पाचन तंत्र है, ये भोजन नली है, इनसे संबंधित रोगों का होने का बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह होते हैं। तो जैसे आप इनसे बचने का उपाय है कि जैसे मनुष्यों में करते हैं, तो इस तरह का उपाय जितना संभव हो सके करिए। पहला तो पानी खूब पिलाइए, उनके बदन को थोड़ा धो दीजिए, देर तक भीगा मत रहने दीजिए, क्योंकि बुखार उखार भी आता है तो बहुत देर भीगे रहने से भी उनको होगा। तो पशुओं को हमेशा ये करिए कि नहला के और तुरंत साफ़ कपड़े से, सूती के कपड़े से बदन को पोंछ दीजिए, और सर को भी धोइए। सर धोने से उनका बहुत कुछ शरीर का जो तापमान है ना वो नियंत्रित होता है। सर, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर।
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं।
दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। गर्मी के दिनों में न केवल पशु पक्षी बल्कि पौधों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, तो जरूरी होता है जल का प्रबंधन। तो आइए अब इस भेंटवार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं कि कैसे करें गर्मा सब्जियों में जल प्रबंधन। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और ऐसे में पानी की आवश्यकता हर किसी के लिए कितनी ज़रूरी है यह हम महसूस कर सकते हैं। और ख़ास करके साग और सब्जियों का सीज़न है, ऐसे में गर्मा फल और सब्जियों के लिए जो पानी की आवश्यकता है, जल का जो प्रबंधन है वो बेहद ही आवश्यक है। और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, आपसे पहला प्रश्न लेना चाहेंगे कि हमारे गर्मा फल एवं सब्जियों में जल का क्या बेहतर प्रबंधन होना चाहिए? किसान भाइयों, हम आपको ये बताएं कि अभी जाड़ा का समय बीतने के बाद में गर्मी का समय आया है। जाड़े के समय में जो जल का जो वाष्पन होता है वो 1 से 4 मिलीमीटर प्रतिदिन होता है, लेकिन गर्मियों में ये बढ़कर 8 से 12 मिलीमीटर प्रतिदिन हो गया है। इसका अर्थ है कि अब हमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। और जैसा कि आप किसान भाइयों को पता है कि अभी जो कम ड्यूरेशन वाले, कम समय वाले जो सब्जियां होती हैं उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी का समय जिसमें 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, कभी कभी 44 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो इस समय जब वाष्पन होगा तो पौधों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है कि भूमिगत जल भी काफ़ी नीचे चला जाता है, तो पानी इस समय सबसे कम भी होता है। सर, आपसे एक प्रश्न और लेना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मंडी में जाते हैं तो सब्जियां तो हर प्रकार की मिलती हैं हमें, लेकिन वहाँ भी 2 तरह की क्वालिटी होती है सर। एक होता है कि लोकल सब्जी है, एक होता है कि बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। तो हमारे जो किसान हैं सर, वो कुछ एक सब्जियों तक ही सीमित रह जाते हैं, जैसे आपका भिंडी हो गया, नेनुआ हो गया, वगैरह वगैरह। तो गर्मा सब्जियों में कौन कौन सी फसल वो लगाएं जिससे कि उनको बेहतर लाभ हो और हमें भी हमारा क्षेत्रीय सब्जी, लोकल सब्जी जिसे कहते हैं, वो मिल सके सर? जैसे लोबिया, टमाटर, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, लौकी, खरबूज, तरबूज, ये इत्यादि, बैगन, मिर्च, ये सब फसल हैं जिसको आप गर्मा के समय में उपजा सकते हैं। और इसमें आप अगर थोड़ा सा जल का प्रबंधन अच्छे से करें तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जो जल, अब एक सवाल आता है कि आप जल कब दें और कितना दें। तो इन फसलों की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जितने भी हमने फसल के नाम गिनाए हैं, और जो भी फसल आप देते हैं उन क्रांतिक अवस्था पर आपको पानी ज़रूर देना चाहिए। ज़्यादातर गर्मा फसल में जब फूल आने का समय होता है तो उस समय पानी अवश्य दीजिए, पानी पहले भी दीजिए। लेकिन अगर आपके पास पानी अगर कम है तो फूल आने के समय में और जो उनका फल बन रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उस समय पानी ज़रूर दीजिए। तो इन 2 समय में तो पानी आपको अवश्य देना चाहिए। और इसमें एक और भी खास ध्यान रखना है कि जब फल पकने लग जाए, जैसे तरबूज और खरबूज, इसमें फल पकने के समय में आप पानी उसमें न दें, अन्यथा उसके जो त्वचा पे दरार आ सकती है। और ये भी ध्यान रखें तरबूज और खरबूज के सिलसिले में कि जब उसका आकार बढ़ रहा है, जो फलों का साइज़ बढ़ रहा है, उस समय में नमी की कमी ना होने दें। और नमी की कमी होने से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है फल में, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है।
सर आपने बहुत अच्छा बताया कि गर्मा साग सब्जियों में से, फल सब्जियों में से ये सब्जी लगा सकते हैं, लेकिन सर जहाँ तक सिंचाई की बात होती है तो अभी भी हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो किसान हैं सर, वो पौराणिक विधि जो सिंचाई की है उसी पे शिफ्ट किए हुए हैं सर। तो हमें ये जानकारी चाहिए सर कि क्या आधुनिक तकनीक है और किन किन तकनीकों का प्रयोग करके पानी की बचत, किसानों के मेहनत की बचत एवं अच्छी उत्पादकता हम हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आधुनिक जल सिंचाई की कई विधियां हैं, जैसे फव्वारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें पौधों पे जो जल जैसे बरसात होती है ठीक उसी तरीके से मिल जाता है और इसमें सिर्फ नमी बनाया जाता है। इसमें पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर भी आप दे सकते हैं जिसमें जल जमाव नहीं होगा। और आपको सब्जियों में खास ध्यान रखना ये पड़ता है कि पानी तो कम समय अंतराल के ऊपर में चाहिए, लेकिन वो पानी किसी पौधों के जड़ों के पास जमना भी नहीं चाहिए। उस हिसाब से जो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है बहुत ही उत्तम है। दूसरी सिंचाई विधि आती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसको टपक सिंचाई विधि भी बोलते हैं। टपक सिंचाई विधि का फ़ायदा यह है कि ये पौधों के जड़ों पर, जो पौधों का जड़ पौधों का मुंह बताया जाता है, वहीं पर पानी मिल जाता है और जिससे हमको 40 से 50% पानी की बचत होती है, जिसके कारण जल उत्पादकता भी बढ़ती है। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम से जुड़े रहिए, ऐसी ही और भी नवीनतम जानकारियों के लिए लेकर आएंगे कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को भी। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।